नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। प्यारे मित्रगणों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है और आप जानते हो कि हम लगातार प्रश्न सीरीज के साथ साथ प्रश्न श्रृंखला के साथ साथ हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को भी लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज तो आप पढ़ ही रहे हो, उसके साथ साथ मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी करवा रहा हूं जिसमें हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। और मॉडर्न इंडिया के अंदर हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू किया था। उसी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में हमने पढ़ा कि वो कहाँ से आए और कैसे आए, किस प्रकार भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई। उसके बाद मैंने आपको बंगाल में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता प्लासी और बक्सर युद्ध के द्वारा समझाई थी। फिर अंग्रेज अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर चुके थे और हमें गुलाम बना चुके थे। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में और ज्यादा क्षेत्र हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए और भी युद्ध लड़े। बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जिनमें से एक महत्वपूर्ण घटना आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर संघर्ष है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। आंग्ल मैसूर संघर्ष क्या है, उसकी कहानी को हमें जानना है। ये किसके बीच हुआ और कैसे हुआ। आपने टीपू सुल्तान का तो नाम सुना ही होगा। उस टीपू सुल्तान की कहानी को हमें जानना है। वो टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा किस प्रकार इस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसका पिता हैदर अली किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। प्यारे मित्रगणों, लगातार आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। जल्द ही आपका एग्जाम होगा और आप बिल्कुल आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के एग्जाम में बैठना। कॉन्फिडेंस इतना रखना कि एग्जाम को पहली ही नजर में देख करके उसको फाड़ दो, क्लियर कर दो। ये बात याद रखो, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बस वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये शिव खेड़ा की एक पुस्तक है जीत आपकी, उसमें लिखा हुआ है, वो खुद कहते हैं ये बात। और यदि दूर अंदेशी 1 वर्ष के लिए हो तो फूल लगाइए, दूर अंदेशी 10 वर्ष के लिए हो तो पेड़ लगाइए, और दूर अंदेशी अनंत काल तक हो तो फिर लोगों का विकास कीजिए। ये भी शिव खेड़ा ही अपनी पुस्तक जीत आपकी में कहते हैं कि अगर आपकी दूरंदेशी यानी कि दूरदर्शिता केवल 1 वर्ष के लिए है तो फूल लगाने का मतलब है अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। अगर 10 साल के लिए आप दूरदर्शिता रखते हो, 10 साल दूर तक आप सोच सकते हो, तो फिर आप अपने विचारों का विकास कर लोगों तक पहुंचाइए। यदि अनंत काल तक आप दूरदर्शिता रखते हो तो फिर उन विचारों के माध्यम से आप समाज का कल्याण कीजिए। आप संपूर्ण देश, क्षेत्र, गांव, शहर और संसार का कल्याण कीजिए। ये जीत आपकी पुस्तक में लिखा गया है और जरूर आप उसको पढ़ोगे कई बार और समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि उस पुस्तक की वास्तविकता क्या है। कुछ प्रेरणाएं ऐसी मिल जाती हैं हमें, कुछ मोटिवेशन ऐसे मिल जाते हैं जो हमें कुछ कर गुजरने का साहस दे देते हैं। उसी कुछ कर गुजरने के साहस में हम अपना आत्मविश्वास इतना प्रबल बना बैठते हैं कि हम फिर हर चुनौतियों को पार कर जाते हैं। तो आपको भी उसी अलग तरीके से काम को करना है, उसी काम करने के तरीके को बदलना होगा। जैसे दुनिया पढ़ती है, रटती है, किताबों में रट्टा मारती है, उस तरीके को बदल लो। उस तरीके को बदल लो, रट्टा मारने की बजाय समझना शुरू कर दो। भूल जाओ कि दुनिया क्या कर रही है उसको फॉलो मैं करूंगा, नहीं भाई। दुनिया जिस राह पे चलेगी उस राह को आप फॉलो करते हुए चलोगे, उनके पद चिन्हों को फॉलो करते हुए चलोगे, तो मैं ये कहता हूं कि आप उन जैसे ही रह जाओगे, उन्हीं तक सीमित चीज पाकर के रह जाओगे। और आपको जीतना है तो अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, तभी जीत आपकी होगी। ये बात आपको याद रखनी है। मैं एक एक बात बहुत नाप तोल के बोलता हूं भैया। मैं पहले उन चीजों को प्रैक्टिकली अपने ऊपर लागू करता हूं और जब मैं वो चीज सक्सेस कर लेता हूं तब मैं आप तक ये बात पहुंचाता हूं। क्योंकि मैं बिना किसी प्रैक्टिकल के, बिना किसी
प्रयोग के वो चीजें आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं उस चीज की पुष्टि करूंगा और उसको प्रयोग में लाऊंगा और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो उस रिजल्ट को, उस परिणाम को मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको समझनी होंगी लगातार। प्यारे मित्रगणों, हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो वो है आंग्ल मैसूर संघर्ष। क्या है आंग्ल मैसूर संघर्ष, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, अंग्रेजी प्रभुसत्ता बहुत मजबूत हो चुकी थी, और वो अंग्रेजी जो प्रभुसत्ता है वो इतनी मजबूत हो गई कि अब भारत को गुलाम बना चुकी थी, और भारतवासी उनके गुलाम हो चुके थे। अब हम उनके हिसाब से काम कर रहे थे, वो चाहते थे वही हम करते थे। वो हमसे कर वसूली कर रहे थे। एक समय था जब वो हमें कर दे रहे थे, लेकिन एक समय आया जब हम उनको कर दे रहे थे। सोच के देखिए, विपरीत पासा पलटने में देर ना लगी। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी बनकर के मालिक बन बैठे, और हम मालिक होकर के गुलाम बन बैठे। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ? ये हमारी थिंकिंग की वजह से हुआ। हमारी सोच इतनी प्रबल नहीं थी कि हम उनके खिलाफ आवाज उठा सके। हम इतने मजबूत योद्धा जरूर थे, लेकिन हम बिखरे हुए योद्धा थे। बिखरे हुए योद्धा यानी कि हम एकजुट नहीं थे। हम अपने ही पड़ोसी राजा को हराने के लिए गोरों का साथ ले लेते हैं, और उनको पता चल चुका था हमारी कमी क्या है। उनको पता था कि हम अपनी कमी ये दिखा रहे हैं कि हमारे पड़ोसी को हराएंगे तो हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे, यानी कि हमारी आपसी बैर भावना में किसी तीसरे का इंटरफेयर कर जाना, हस्तक्षेप कर जाना हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान था। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारे घरेलू विवाद में या घरेलू कामों के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति सलाह दे जाए, और जब तीसरा व्यक्ति की सलाह हमारे घर में मान्य हो जाती है तो वो घर विनाश के रास्ते पे चल पड़ता है, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के रूप हमारे परिवार में लागू नहीं हो सकते, और ना ही होने चाहिए। अगर होने लग जाएं तो मान लो फिर या तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे या हम अपना विनाश कर बैठेंगे। ठीक वैसे ही भारत में भी यही स्थिति बन चुकी थी। हम अपने घरेलू विवाद में अंग्रेजों को शामिल करने लगे थे, और उन्हीं अंग्रेजों ने उस चीज का लाभ उठाया। वो एक को अच्छी सलाह और दूसरे को उसके खिलाफ भड़का करके आपस में फूट डाल रहे थे, और उस फूट के कारण भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा। वही फूट प्लासी के युद्ध में हमें देखने को मिली। प्लासी के युद्ध में मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला जो है, वो सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन उसी का सेनापति नवाब पद को हासिल करने के लिए सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। और ये बात अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव को पता चलती है, और वो क्लाइव मीर जाफर को नवाब बनने का ऑफर दे देता है कि मैं तेरा साथ दे दूंगा, तू सिराजुद्दौला को हरा दे। अब मीर जाफर ने दगा कर दिया सिराजुद्दौला के साथ, तो सिराजुद्दौला हार गया। जब अपने ही विपक्ष खड़े हो जाएं तो इंसान हार ही जाता है। ये बात आपको हमेशा स्मरण करनी है, हमेशा याद रखनी है। सोचिए, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हमें देखने को मिला। बक्सर के युद्ध में 3 राजा इकट्ठे होकर के लड़ते हैं, 2 ने समर्पण कर दिया, तीसरा भाग जाता है। तो गुलाम तो होने ही थे, हमारे अंदर फूट आ चुकी थी। ठीक उसी प्रकार जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसकी भी कहानी कुछ उन्हीं चीजों पर आधारित है। उन्हीं चीजों पर आधारित है, यानी कि ठीक उसी प्रकार इस युद्ध में भी हमारे अंदर फूट रहेगी, और वही फूट अंग्रेजों को ये युद्ध जीतने के लिए बाध्य करेगी, और वो युद्ध जीत जाएंगे, और हमें हारने के लिए बाध्य करेगी, और हम ये युद्ध हार जाएंगे। क्या कारण था आंग्ल मैसूर युद्ध का? कहां है मैसूर? आज किस जगह पर है मैसूर? उसके बारे में हमें जानना है। कौन था टीपू सुल्तान? कौन था हैदर अली?
क्या क्या संधियां हुई इस युद्ध के दौरान, किन संधियों के माध्यम से, किन ट्रीटीज के माध्यम से इस युद्ध को समाप्त किया गया, वो सारी चीजें हम देखते हैं। 4 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, उन चारों की कहानी मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो आप सुनिए मुझे और मेरे साथ आगे बढ़िए। प्यारे मित्रगणों, आप हमारे चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी मेरे प्यारे साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि वो चैनल को शेयर जरूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी क्लासेज को अटेंड कर सकें। प्यारे मित्रगणों, हम यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएफईएफ एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। जो आप लोग तैयारी कर रहे हो जिन एग्जाम्स की, वो सारे एग्जाम्स हम क्वालिफाई करवाने के लिए आपके सामने हाजिर होते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और आप लोगों को एक सही राह दिखाने के लिए आप लोगों के सामने अपना कंटेंट लेकर के आते हैं। तो आप उन चीज़ों को समझते हुए उन चीज़ों के प्रति आगे बढ़िए और एक एक शेयर कर अपना योगदान दीजिए और कमेंट जरूर करके बताया करें कि क्या है हमारे कंटेंट की कहानी, कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट, किस प्रकार से हम उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं या क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। क्योंकि आप कमियां बताओगे, इम्प्रूव हम करेंगे। बस आप लोग हमें बताने का कष्ट किया करें और अपनी तैयारी किया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। आप लोगों के संघर्ष को समझते हुए, आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए हम ये चीज़ आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। तो आप लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम और आप मिलकर के इस देश को बदलेंगे, हम और आप मिलकर के इस देश को शिक्षित करेंगे। शिक्षा केवल कागजी डिग्रियां ही नहीं होती, शिक्षा मानसिक विकास भी होता है, मेंटली डेवलपमेंट भी होता है, शिक्षा फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। शिक्षा हमारी सोच है, शिक्षा हमारे विचार हैं। जब वही डेवलप नहीं होंगे तो फिर कागजी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, आधुनिक भारत की यात्रा के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी आधुनिक भारत की यात्रा में हम आंगल मैसूर युद्ध पे पहुंच चुके हैं। प्यारे मित्रगणों, हम आंगल मैसूर युद्ध पे जब पहुंचे हैं तो पहले मैं आपको मैसूर बता देता हूं कौन सा है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये मैसूर का एरिया है जो कर्नाटका क्षेत्र में पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको मध्यकालीन भारत के अंदर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य बताया था। ये बहमनी साम्राज्य और ये विजयनगर साम्राज्य, तो ये विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा होता था मैसूर। बाद में इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया था और अंग्रेजों ने कब्जे में लेने के बाद ये क्षेत्र हमारे हाथ से चला गया था। ठीक, ये मैप आपको मैसूर का एक चित्रण दिखाएगा। ये वाला जो एरिया है, ये पूरा मैंने आपको बताया था कार्नेटिक एरिया है और इस कार्नेटिक एरिया में ये है मैसूर। ये क्या है? मैसूर। मैसूर की कहानी को हम लेकर के चलेंगे। अब जो मैसूर है उसका संघर्ष कैसे हुआ, तो प्यारे मित्रगणों, 18वीं सदी का समय था। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में वाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज नामक शासक शासन कर रहा था। वाडियार का शासक कौन था? चिक्का कृष्णराज। लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथों में थी। 18वीं सदी में वाडियार का शासक चिक्का कृष्णराज था, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? नंदराज के हाथ में थी। अब नंदराज के हाथों में शक्ति थी तो नंदराज पावरफुल था। नाम का राजा कौन था? चिक्का कृष्णराज। इसी समय मैसूर की सेना में हैदर अली नामक एक व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती हुआ, जो एक दिन मैसूर का शासक बना। ये 18वीं सदी का ही वो टाइम था जब
मैसूर की सेना में एक हैदर अली नाम का सिपाही भर्ती होता है और वही हैदर अली एक दिन मैसूर का शासक बन जाता है। कैसे बनेगा और किस प्रकार से बनेगा वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। इन द मिडल ऑफ द 18th century, मैसूर was ruled by a ruler named चिक्का कृष्ण राज। ये जो चिक्का कृष्ण राज था ये रूल कर रहा था कहां पर, तो भैया ये मैसूर के अंदर राज कर रहा था। किस डायनेस्टी का था, तो वाडियार डायनेस्टी का था। बट द रियल पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ नंदराज, लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथ में थी। एट दैट सम टाइम ए पर्सन नेम्ड हैदर अली joined the मैसूर आर्मी एज ए सोल्जर who one day become the ruler of मैसूर। लेकिन कुछ समय बाद या इसी समय एक हैदर अली नाम का व्यक्ति मैसूर की सेना में भर्ती हो जाता है और वो व्यक्ति एक दिन मैसूर का शासक बनता है। कैसे बनता है वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये वाला एरिया जो है ये मैसूर का है। मैं पूरा का पूरा एरिया आपको दिखा देता हूं मैप के ऊपर। ये एरिया जो है मैसूर का, जो मैंने अलग से ड्रॉ किया है, ये मैसूर का एरिया है। ठीक, अब इसी मैसूर में ये राज करेगा एक दिन हैदर अली। कैसे करेगा वो देखते हैं। ये सामने जो आप तस्वीर देख पा रहे हो ये हैदर अली की, ये हैदर अली की तस्वीर है भाई। मैंने नीचे नाम भी लिखा है हैदर अली। ठीक, अब हैदर अली का जो जन्म है, जन्म 1721 में हुआ बुडीकोटा। 1721 में इसका जन्म होता है बुडीकोटा में। बुडीकोटा कर्नाटका में पड़ता है भाई। कहां पड़ता है, कर्नाटका में। इसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना में एक सिपाही थे जो एक युद्ध में मारे गए। बड़ा होने पर हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हुआ। हैदर अपने गुण और योग्यता के कारण 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ। डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रानगर की स्थापना की। मेरे प्यारे मित्रगणों, इसके जो पिताजी थे, हैदर अली के पिताजी, वो खुद मैसूर की सेना में एक सिपाही थे। फिर ये इतनी, और इसके पिताजी ना शहीद हो गए थे उस सेना के अंदर, ऐसा कहा जाता है, उस युद्ध में मारे गए थे। और उनके बाद ये सिपाही भर्ती होता है बड़ा होकर के। जब ये सिपाही भर्ती हो जाता है तो 1755 में क्या होता है, 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हो जाता है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता और इसकी योग्यता बहुत अच्छी थी। और फिर ये डिंडीगुल में फौजदार नियुक्त होने के बाद फ्रांसीसी इसकी सहायता करते हैं। और जब ये फ्रांसीसियों की मदद प्राप्त कर लेता है तो एक शस्त्रागार, एक एमिनेशन डिपो बना लेता है। शस्त्रागार मतलब जहां पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं, उसकी स्थापना कर लेता है ये। ठीक, और उसकी स्थापना करने के बाद इसने शस्त्र जमा कर लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, हिज फादर फतेह मोहम्मद वाज ए सोल्जर इन द मैसूर आर्मी हु वाज किल्ड इन ए वॉर। इसके पिता मैसूर आर्मी में सिपाही होते हैं जो एक युद्ध में मारे जाते हैं। व्हेन ही ग्रो अप हैदर अली ज्वाइन द मैसूर आर्मी। जब ये बड़ा होता है तो मैसूर आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। ड्यू टू हिज क्वालिटीज एंड एबिलिटीज हैदर वाज अपॉइंटेड द फौजदार ऑफ डिंडीगुल इन 1755। इसकी गुणवत्ता और योग्यता को देखते हुए इसे फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है डिंडीगुल का। ठीक, एज द फौजदार ऑफ डिंडीगुल ही स्टैब्लिश्ड ए मॉडर्न आर्मरी विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। और ये फ्रांसीसियों की मदद से वहां पर एक शस्त्रागार की स्थापना कर लेता है। उसके बाद आगे की ओर जब हम देखते हैं कहानी किस प्रकार से बढ़ती है, हैदर अली क्या क्या करता है, तो देखिए इन 1759 में मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया। अब जो मराठा थे, मराठाओं की कहानी मैंने मेडिवल इंडिया में आपको बताई थी। तो मराठाओं ने 1767 में क्या कर दिया, मैसूर पर अटैक कर दिया। मैसूर पर अटैक करने के बाद हैदर के नेतृत्व में मैसूर की सेना मराठों को पराजित कर मैसूर से बाहर खदेड़ देती है।
जब मराठाओं ने वहां पर अटैक कर दिया था तो मैसूर के हैदर अली की सेना ने उनको खदेड़ दिया था, उनको हरा दिया था मैसूर के नेतृत्व में। फिर अगले साल इन 1760 में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। 1760 में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु हो जाती है और अब शासक बनता है हैदर अली। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि सर नंदराज का क्या हुआ? तो नंदराज को किक मार दी थी किसने? हैदर अली ने, और उसकी जगह ये रूल करेगा अब हैदर अली। कृष्णराज की तो मृत्यु हो चुकी है, अब रूल करेगा हैदर अली। अंग्रेज प्रारंभ से ही हैदर को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि हैदर ने अपने उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की मदद ली थी। अब अंग्रेजों के लिए तो भाई ये शत्रु था, दुश्मन था। क्यों था? क्योंकि इसने फ्रांसीसियों की मदद ली थी, और फ्रांसीसियों के साथ तो संघर्ष चल ही रहा था। मैंने बताया था ऑस्ट्रिया को लेकर के उत्तराधिकारी सक्सेसरशिप का वॉर चला हुआ था फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब इसने अंग्रेजों की दुश्मन की मदद ले ली, तो अंग्रेज इसको भी दुश्मन मानेंगे, और अंग्रेज जब इसको दुश्मन मानेंगे तो फिर अंग्रेजों की रणनीति यहां पर लागू होगी, और अंग्रेज इसको हराने के लिए बहुत सारे पैतरे अपनाएंगे। उन्हीं पैतरों को हमें देखना है। इन 1759 मराठास अटैक्ड ऑन मैसूर under the leadership of Hyder. Mysore army defeated Marathas and drove them out of Mysore. 1759 में मराठाओं ने अटैक कर दिया मैसूर पर, और मैसूर की सेना ने हैदर अली के नेतृत्व में मराठाओं को बाहर खदेड़ दिया। After the death of चिक्का कृष्णराज in 1760, हैदर अली became the independent ruler of Mysore. हैदर अली की मृत्यु के बाद 1760 चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली शासक बनता है 1760 में मैसूर का। The Britishers considered Hyder as their enemy from the very beginning because Hyder had taken help from the French in his rise. अंग्रेज उसको शुरुआत से ही दुश्मन मानते थे, क्योंकि उसने अपने उत्कर्ष में, अपने आप को डेवलप करने में फ्रेंच की मदद ली थी, फ्रांसीसियों की मदद ली थी। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी और किस प्रकार से चीजें होंगी, और यही चीजें बदल जाती हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर क्या था? एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट की कहानी वहीं से शुरू होती है, जब अंग्रेज इसको दुश्मन मानने लगते हैं। और पहले युद्ध में क्या हुआ? तो पहले युद्ध में, इस युद्ध का मुख्य कारण मद्रास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद था। जो मद्रास की अंग्रेजी सरकार थी और मैसूर जो था, उसके बीच कर्नाटक की बाउंड्री को लेकर के विवाद था। अब उसकी बाउंड्री को लेकर के जब विवाद था, तो ये विवाद एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा, जिससे युद्ध हो जाएगा। सर्वप्रथम 1767 में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया। पहले अटैक जोसेफ स्मिथ की सेना ने किया 1767 में। प्रारंभ में हैदर पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर मद्रास तक पीछा करते हुए आया। अंततः अंग्रेजों ने संधि की याचना की, परिणाम मत मद्रास की संधि हुई। शुरू में तो हैदर हार रहा था, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजों को पराजित करना शुरू कर दिया, और फिर यह बंदा हैदर अली पीछा करते हुए मद्रास तक पहुंच जाता है। और मद्रास तक जब पहुंचता है तो अंग्रेजों को पता चल जाता है कि ये पीछा नहीं छोड़ेगा, तो अंग्रेज हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम संधि कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं, मैत्रीपूर्ण एक संधि करेंगे, और संधि में क्या कुछ रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जब जब अंग्रेजों को ये लगता था तो वो अपनी चाल बदल लेते थे। वो जब तक हावी होते थे, जब तक वो जीत रहे हैं, जब उनको लगता था कि हम हार रहे हैं ना, तो वो अपनी चाल बदल लेते थे, यानी कि मैदान छोड़ देते थे। और हमारे वाले राजा आदर्श और वसूलों पे टिके होते थे कि नहीं नहीं, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे।
भाई कभी कभी रण जीतने के लिए रण छोड़ना भी जरूरी हो जाता है, और अंग्रेज इस नीति को बेहतर समझते थे, जबकि हम नहीं समझते थे। हम तो आदर्श और उसूल भी युद्ध भूमि में दिखा देते थे, नियत्थे पे वार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आदर्श युद्ध भूमि में काम नहीं आते हैं। युद्ध भूमि में आदर्शों को भूल जाना चाहिए, ये बात याद रखो। इंग्लिश में लिखा हुआ है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1760 से 1767 से 1769 तक हुआ। द मेन रीजन फॉर दिस वॉर was the border dispute of Karnataka between the British government of Madras and Mysore। मद्रास और मैसूर के बीच में कर्नाटका की बाउंड्री को लेकर के विवाद था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1767 द ब्रिटिश आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ स्मिथ अटैक्ड ऑन मैसूर। पहली बार 1767 में ब्रिटिश आर्मी ने मैसूर पर अटैक किया जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में। इनिशियली हैदर वाज डिफीटेड बट लेटर ही डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी एंड चेज्ड देम टिल मद्रास। शुरू में हैदर हार रहा था, लेकिन बाद में उसने अंग्रेजी सेना को हराना प्रारंभ कर दिया और वो उनका पीछा करते हुए मद्रास तक पहुंचा। फाइनली द ब्रिटिश रिक्वेस्टेड फॉर ए ट्रीटी एंड एज ए रिजल्ट द ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज साइंड। और अंग्रेजों ने हाथ जोड़ ट्रीटी का प्रस्ताव रखा और परिणाम स्वरूप मद्रास की ट्रीटी हुई, मद्रास की संधि हुई। वो मद्रास की संधि किस प्रकार से थी उस पर हम चर्चा करते हैं। मद्रास की संधि की कुछ शर्तें भी थी जो अंग्रेजों और हैदर के बीच हुई थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। यह संधि हैदर और मद्रास की अंग्रेजी सरकार के बीच हुई थी। पहली शर्त क्या थी? एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। दूसरी शर्त, हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा करेगा। तीसरी शर्त, अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे। इस युद्ध में अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त कर दिया। यानी कि तीसरी शर्त में अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे और इस युद्ध के तहत अंग्रेजों की जो अजेयता थी, जो लगातार जीत थी, वो समाप्त हो चुकी थी। ठीक। दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। ठीक। मद्रास की अंग्रेजी सरकार और हैदर अली के बीच में संधि हुई। इट्स टर्म वर ऑल एज फॉलोज। इसके कुछ शर्तें थी। पहली शर्त मैंने आपको बताई, द टेरिटरीज वॉन बाय ईच अदर विल बी रिटर्न टू ईच अदर। जो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र थे वो वापस कर दिए जाएंगे। हैदर अली विल रिलीज द ब्रिटिश प्रिजनर्स। वो अंग्रेज बंदियों को रिहा कर देगा हैदर अली। तीसरी थी, द ब्रिटिश विल पे वॉर डैमेज टू हैदर अली। ब्रिटिशर्स युद्ध का हर्जाना देंगे। दिस वॉर एंडेड द इनविजिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश। और इस युद्ध ने अंग्रेजों की अजेयता को समाप्त कर दिया, इनविजिबिलिटी को समाप्त कर दिया। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784 तक, 1780 से 84, 4 साल लड़ा गया था। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के राज्य के अंतर्गत था। इस घटना से हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, फ्रांसीसियों के पास एक बंदरगाह थी माही, जो हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आती थी। और हैदर ने जब फ्रांसीसियों से मदद ली थी तो उसने वो माही बंदरगाह उनको दे दी थी। उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब हैदर को ये बात खटक गई और हैदर ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर अटैक कर दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ। द मेन रीजन फॉर दिस वॉर was that the British took over the French part
ऑफ माही विच वाज अंडर हैदर्स किंगडम, यानी कि अंग्रेजों ने माही बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जो हैदर के राज्य के अंतर्गत आती थी। दिस इंसिडेंट मेड हैदर अली एंग्री विद द ब्रिटिश एंड ही अटैक्ड कर्नाटका, ए फ्रेंडली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश, और उसने इस बात से नाराज होकर के अंग्रेजों के कर्नाटका क्षेत्र पर अटैक कर दिया। कर्नाटका यानी कि अंग्रेजों का मित्र क्षेत्र था, उस पर अटैक कर दिया। यह कारण था दूसरे एंग्लो मैसूर वार का। इसमें क्या होता है, कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली हैदर के विरुद्ध अंग्रेज सहायता मांगी। कर्नाटक का जो नवाब था उसने मोहम्मद अली हैदर के विरुद्ध अंग्रेजों से हेल्प मांगी, सहायता मांगी। अंग्रेजों ने दो सेनापतियों के नेतृत्व में दो अलग अलग सेनाएं कर्नाटक भेजी। रास्ते में हैदर के पुत्र टिप्पू ने हेक्टर मुनरो की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को रोककर युद्ध करने लगा, जिससे एक ही सेना कर्नाटक पहुंच सकी। परिणाम स्वरूप अरंदी में हैदर ने कर्नल बेली के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। जब वो दो सेनाएं अंग्रेजों ने भेजी थी उसमें से एक सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में थी और दूसरी कर्नल बेली के नेतृत्व में थी। तो दोनों में से एक सेना जो थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली, उसको टीपू सुल्तान ने, इसका जो बेटा था हैदर अली का, उसने रोक दिया और युद्ध करने लगा, जिसके कारण एक ही सेना कर्नाटक पहुंच पाई और उस सेना को हैदर अली ने हरा दिया। उस सेना को हैदर अली ने हरा दिया। नवाब ऑफ कर्नाटका मोहम्मद अली शॉट हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश अगेंस्ट हैदर। कर्नाटका के नवाब मोहम्मद अली ने हैदर के विरुद्ध ब्रिटिशर्स से मदद मांगी। द ब्रिटिशर्स सेंट टू सेपरेट आर्मीज कर्नाटका अंडर द लीडरशिप ऑफ टू जनरल्स। दो जनरल्स के नेतृत्व में दो सेनाएं भेजी गई कर्नाटका में अंग्रेजों के द्वारा। वन द वे हैदर सन टिप्पू स्टॉप द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय हेक्टर मुनरो। जो हेक्टर मुनरो नेतृत्व करा था उस सेना को टिप्पू सुल्तान ने रोक लिया। स्टार्टेड फाइटिंग, और युद्ध शुरू कर दिया। सो दैट ओनली वन आर्मी कुड रीच कर्नाटका, इसलिए एक ही आर्मी कर्नाटका पहुंच पाई। एज ए रिजल्ट हैदर डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय कर्नल बेली एंड एट अरंदी। अरंदी नामक एक जगह, अरंदी एक जगह पड़ती है कर्नाटका के पास, उस अरंदी जगह पर कर्नल बेली की नेतृत्व वाली सेना को हैदर हरा देता है। और अब धीरे धीरे हैदर का वर्चस्व भी समाप्त हो जाएगा। वर्चस्व समाप्त कहने का मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी। 1782 में अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना मैसूर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को पराजित किया। युद्ध में घायल होने के बाद हैदर की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा और 1782 में एक अंग्रेज आयरकूट था, उसके नेतृत्व में एक सेना को मैसूर पर आक्रमण के लिए भेजा और उस आक्रमण में एक युद्ध लड़ा गया। कहां? पोर्टोनोवा में। उस पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद जब वो युद्ध में घायल हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो युद्ध में घायल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तब हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जो बुट्स स्टील की तलवार रखता था और बुट्स स्टील इतना मजबूत कि लोहे के कवच को चीर दे, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार होगा। कौन भाई? टीपू सुल्तान। हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। इसने युद्ध को जारी रखा। 1783 में इसने ब्रिगेडियर मैथ्यूराज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। जब इसका बेटा शासक बनता है तो 1783 में 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व में अंग्रेजों को पराजित कर दिया। अंग्रेज हार गए थे इस युद्ध में। इन 1782 the British attacked on Mysore with an army led by Ayrcourt and defeated Hyder in the Battle of Portonova. Hyder died after being injured in the war. हैदर युद्ध में घायल होने के कारण मर जाता है। और किस युद्ध में घायल हो जाता है? पोर्टोनोवा के युद्ध में। अंग्रेजों ने मैसूर पर अटैक करने के लिए एक सेना भेजी जो आयरकूट के नेतृत्व में थी।
आफ्टर हैदर्स डेथ हिज सन टीपू बिकम द रूलर ऑफ मैसूर। उसकी मृत्यु के बाद हैदर का बेटा टीपू सुल्तान बनता है। He continued the war and in 1783 he defeated the British army led by Brigadier Matthews। ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व वाली सेना को 1783 के अंदर टीपू सुल्तान हरा देता है, क्योंकि वो युद्ध को जारी रखता है। ठीक, लेकिन इस समय यूरोप में एक संधि के कारण फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया और टीपू ने अंग्रेजों से एक संधि कर ली। इसी युद्ध के दौरान यूरोप में एक युद्ध का कारण चल रहा था, एक युद्ध जिसके तहत एक संधि हो गई और इस संधि के कारण फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया। आपको पता है इस दौरान एक वॉर चल रहा था, कार्नेटिक वॉर, जिसकी कहानी हमने पढ़ी थी। ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया एक देश पड़ता है, मैंने बताया था, ब्रिटिश और फ्रांस जो उस पर उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ रहे थे वहां पर, और उनके बीच में एक संधि होती है। तो फ्रांसीसियों ने टीपू सुल्तान का साथ छोड़ दिया था और टीपू भी क्या कर लेता है, फिर अंग्रेजों से संधि कर देता है और उस संधि को बोला जाता है मैंगलोर की संधि, जो कि 1784 में होती है। मैंगलोर की संधि जो कि 1784 में होती है। इस संधि में दो शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? दो। इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था, उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए। टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र वापस दे दिए और टीपू ने उनके बंदी बनाए हुए सैनिकों को रिहा कर दिया। ठीक, उसके बाद but at the same time due to a treaty in Europe the French left Tipu and Tipu entered into a treaty with Britishers। फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया तो टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। उन्होंने साथ छोड़ा एक संधि के कारण और टीपू ने उनके साथ छोड़ने के बाद अंग्रेजों से संधि कर ली और उस संधि को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो 1784 में हुई, 1784 में हुई। दिस ट्रीटी एंडेड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इस ट्रीटी के माध्यम से, इस संधि के माध्यम से दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त हो गया। बाय दिस ट्रीटी द टेरिटरी वोन बाय ईच अदर वर रिटर्न टू ईच अदर। एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस दे दिए। टीपू रिलीज द ब्रिटिश प्रिजनर्स। उसने ब्रिटिश कैदियों को रिहा कर दिया, अंग्रेजी कैदियों को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। फिर होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या था? इस युद्ध का तात्कालिक कारण रिसेंटली रीजन आईकोटा और फ्रेगानूर के दो दुर्ग डचों से टीपू खरीदना चाहता था। दो दुर्ग थे आईकोटा और फ्रेगानूर के, जो डच यानी कि नीदरलैंड्स के कब्जे में थे। उनसे वो टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के मित्र राज्य त्रावणकोर ने खरीद लिया। और उन दोनों क्षेत्रों को किसने खरीद लिया? त्रावणकोर। और त्रावणकोर किसका मित्र राज्य था? अंग्रेजों का। इस कार्य से टीपू सुल्तान नाराज होकर त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। यह बात टीपू सुल्तान को पसंद नहीं आई और टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया। कहां पर? अंग्रेजों पर। ठीक, इसी समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। और इसी टाइम फायदा उठाया कॉर्नवालिस ने, जो मराठाओं और निजाम के साथ संधि करके अंग्रेजों पर संधि होकर के उसने मैसूर पर अटैक कर दिया। अब उसने जैसे मैसूर पर अटैक किया, सम्मिलित रूप से कंबाइंडली तीनों ने मिलकर अटैक किया। निजाम था और मराठा थे। मराठा और निजाम अंग्रेजों से संधि करके उस पर अटैक करेंगे। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। बाध्य होकर टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अब तीनों मिलके एक व्यक्ति को हराने चले थे, तो फिर भैया उसको मजबूरन एक संधि करनी पड़ी। और वो किस क्षेत्र को घेर लेते हैं? श्रीरंगपट्टनम। तो संधि भी श्रीरंगपट्टनम के नाम से ही होगी। द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस वॉर was that Tipu wanted
to buy the two forts of Aikota and Fragnur from the Dutch, but Travancore, an ally of the British, bought them. Angered by this, Tipu attacked Travancore. टीपू दो दुर्ग खरीदना चाहता था, आईकोट और फ्रगनूर, डचों से। अब डचों से किसने खरीद लिया? तो त्रावणकोर ने। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र था और अंग्रेजों के मित्र ने जब इसे खरीद लिया तो इस बात से टीपू नाराज हो गया और त्रावणकोर पर अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस entered into a treaty with the Marathas and Nizam and jointly attacked on Mysore। उसने संधि की मराठा और निजाम के साथ और जॉइंटली कंबाइंड रूप से सम्मिलित रूप से मैसूर पर अटैक कर दिया। कॉर्नवालिस कैप्चर्ड मैनी एरियाज मैसूर, उसने मैसूर को बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया। एंड बिसाइड श्रीरंगपट्टनम, टीपू वाज फोर्स्ड टू एंटर इनटू ए ट्रीटी विद द ब्रिटिश, और उसने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया, जिससे टीपू मजबूर हो गया और बाध्य हो गया। मजबूर और बाध्य होने के बाद उसने अंग्रेजों से संधि कर ली और उस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम। ये आपके सामने जो संधि है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि है जो 1792 में हुई थी। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि की क्या क्या बातें थी, इस संधि में क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहली चीज, इस संधि के द्वारा तृतीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि के द्वारा तीसरा अंगल मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया गया। इस संधि के द्वारा टीपू का आधा राज्य ले लिया गया, जिसे अंग्रेज व मराठा व निजाम आपस में बांट लेंगे। जो टीपू का आधा राज्य था वो अंग्रेजों के द्वारा लूट लिया गया, जिसे अंग्रेज और मराठा और निजाम आपस में बांटेंगे। तीसरा, टीपू पर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया गया। टीपू के पास धन न होने के कारण उसके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रख दिया गया और टीपू की सेना को भी सीमित कर दिया गया। अब टीपू पर 3 करोड़ हर्जाना लगाया गया। कहा गया कि जो टीपू सुल्तान है वो हमें 3 करोड़ कर्ज हर्जाना देगा, अगर वो पूरा नहीं देता है और तो उसके बेटे हमारे पास बंधक के रूप में रहेंगे। क्योंकि टीपू के पास 3 करोड़ रुपए नहीं थे, 1.5-2 करोड़ रुपए थे, तो उसने वो 1.5-2 करोड़ रुपए दिए और बोला कि जो बचे हुए हैं बकाया जो है वो मैं थोड़े थोड़े करके किस्तों के रूप में देता रहूंगा। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि तब तक तेरे बेटे मेरे पास बंदी के रूप में रहेंगे, बंधक रहेंगे। दिस ट्रीटी एंडेड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इस संधि के तहत तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त कर दिया गया। By this treaty, half of Tipu's kingdom was taken away, which was divided among the British, Marathas and Nizam। टीपू सुल्तान का आधा राज्य ले लिया गया, जो मराठा, निजाम और अंग्रेजों के बीच में आपस में बट गया। A fine of 3 crore was imposed on टीपू, टीपू पर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया गया। As टीपू had no money, टीपू के पास पैसे नहीं थे। His 2 sons were kept as hostage with Cornwallis and Tipu's army was also limited। जब टीपू के पास पैसे नहीं थे तो टीपू के 2 बेटों को होस्टेज यानी कि बंधक बना करके किसने रखा? कॉर्नवालिस ने रखा और उसकी आर्मी को भी सीमित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। यानी कि अंत में अंग्रेज भारी पड़ रहे थे इस युद्ध के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे ही लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इस युद्ध का कारण अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजली टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। परिणामतः 1799 में वेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। वेलेजली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों को विजित कर श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया। टीपू अंग्रेजों से युद्ध करते हुए दुर्ग के द्वार पर ही मारा गया और मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। एक अंग्रेजी गवर्नर आया था वेलेजली।
वेलेजली ने एक संधि लागू की थी, सहायक संधि। नाम से सहायक लगती है, सहायक का मतलब बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लेना। वही करना चाहता था टीपू के साथ। टीपू ने उसकी संधि को अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो 1799 में वेलेजली मैसूर पर आक्रमण कर देता है और वेलेजली ने टीपू के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया और टीपू अपने दुर्ग को बचाते हुए अंग्रेजों से युद्ध करता है और अपने दुर्ग के द्वार पर ही मारा जाता है। The reason for this war was that the British Governor General Wellesley sent a proposal to Tipu to accept the subsidiary treaty। सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है जो उसे स्वीकार करने के लिए कहता है। Which टिप्पू rejected, जिसे टिप्पू ने अस्वीकार कर दिया। As a result, Wellesley attacked Mysore in 1799। और इसके परिणाम स्वरूप 1799 में अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजली ने अटैक कर दिया मैसूर पर। वेलेजली conquered many of Tipu's areas and surrounded the forts of श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत करके श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लेता है, उसको घेर लेता है। टीपू was killed at the gate of the fort while fighting with the Britishers and Mysore came under the control of British। और युद्ध करते हुए वो अपने दुर्ग के द्वार पर ही मारा जाता है और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। अब मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अब देखिएगा, अंग्रेजों ने बोदियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। अब अंग्रेजों को पता था 2 साल का बच्चा क्या राज करेगा, तो उसने बोदियार वंश के राजा, ठीक, उसको क्या कर दिया, मैसूर का राजा बना दिया। पहला कृष्णराज था वो वाडियार वंश का था और ये बोदियार वंश, सेम वंश था ये, ठीक। इसे सहायक संधि स्वीकार कर मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। उस बच्चे को राजा बना करके उस निर्बल बच्चे से ये संधि करवा ली, ठीक। और अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते हैं इसको। इन 1834 में विलियम बेंटिक ने मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और 1834 में विलियम बेंटिक, 1833 में आता है विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बन के, और भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। याद रख लेना, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। पहला गवर्नर जनरल था। इससे पहले बंगाल का पहला वारन हेस्टिंग्स था, ये पहला गवर्नर जनरल भारत का था, ठीक। इसने मैसूर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। द ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड 2-year-old कृष्णराज ऑफ बोडियार डायनेस्टी एज द रूल ऑफ मैसूर and established their influence over Mysore by making him accepted the subsidiary treaty। और उससे सब्सिडायरी ट्रीटी यानी कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा करके मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया। In 1834 विलियम बेंटिक conquered मैसूर and annexed into the British Empire। और बेंटिक आया तो उसने मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अब मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, यानी कि मैसूर को भी अंग्रेजों ने जीत लिया। यह कहानी थी मैसूर वॉर की। एक बार मैं इसका पूरा का पूरा एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट दे देता हूं कि क्या क्या था। पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1769 तक हुआ। अंग्रेज व हैदर के बीच कर्नाटक की सीमा का विवाद था। मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। अंग्रेज हार गए अंग्रेज हार गए थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हुआ, 1780 से 84 हुआ। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार करना इसका कारण था। मैंगलोर की संधि के तहत इसे समाप्त कर दिया गया और ये कोई निर्णायक युद्ध नहीं था, इसका कोई निर्णय नहीं था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुआ। टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण किया गया, ठीक।
टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया, ये इसका कारण था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। इस युद्ध में टीपू की हार हुई थी। ठीक। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में लड़ा गया। टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार न किया जाना, टीपू ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, यह इस युद्ध का कारण था। टीपू का वध इस युद्ध की समाप्ति थी और टीपू हार जाता है। ये चारों युद्धों के कारण थे और चारों युद्धों की समाप्ति के कारण भी मैंने आपके सामने लिखे हैं। चारों युद्ध किस वर्ष हुए वो भी मैंने लिखे हैं और चारों युद्धों का रिजल्ट भी मैंने आपके सामने रखा है, परिणाम भी मैंने आपके सामने रखा है। अब हम बात करते हैं आगे की। तो टीपू सुल्तान के कुछ अदर फैक्ट्स मैं देख देता हूं। 1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान का वर्चस्व रहता है। कैसा रहता है? हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान बनता है। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। इसी वर्ष महीनों के हिंदू नाम के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया तथा नए पंचांग का प्रचलन किया। जो यहाँ पर हिंदू नाम चलते थे, हिंदू पंचांग जो चलते थे, वो समाप्त कर अरबी नामों का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा और नए कैलेंडर का प्रचलन यहाँ पर हो चुका था। ये टीपू ने 1787 में बादशाह बनने के बाद किया। उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप सब कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने शहर स्वीकार कर लिया। फ्रांसीसी जो क्रांति चली हुई थी उसके फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसियों ने श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा तो टीपू ने उसे स्वीकार किया था। यह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा। इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता हासिल की, मेंबरशिप हासिल की और खुद को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू सुल्तान धर्म सहिष्णु शासक था। ये सभी धर्मों को बराबर दर्जा देता था। बहुत ही सहिष्णु शासक था, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। इसने श्रृंगेरी के मंदिर में मरम्मत करवाई एवं शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए धन प्रदान किया। इसने श्रृंगेरी का एक मंदिर था उसकी रिपेयर करवाई और देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना के लिए भी धन प्रदान किया। ये कहानी थी टीपू सुल्तान की और ये कहानी थी एंग्लो मैसूर वॉर की, जिसके बारे में हमने पढ़ा। मेरे प्यारे मित्रगणों, हमने एंग्लो मैसूर वॉर को पढ़ लिया। एंग्लो मैसूर वॉर की कहानी क्या थी वो पूरी हमने जान ली। टीपू सुल्तान की कहानी थी वो हमने जान ली। चारों युद्धों के कारण हमने पढ़ लिए और चारों युद्धों का रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा, वो चीजें हमने पढ़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितना भी टॉपिक मैंने आपको करवाया है, इस टॉपिक को आप कवर करना, अच्छे से पढ़ना और समझना। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से ये अनुरोध करता हूं कि वो आप सभी इस चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करवाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी क्लासेस पहुंच सके। आपका एक शेयर किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है और आपका एक शेयर किसी बच्चे के जीवन को एक असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो आप उसकी मदद जरूर करना और आप शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि क्लासेस कैसी जा रही हैं और क्या अपडेट करनी है और क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है वो हमें पता चल सके। तो आप सभी इस चीज़ को फॉलो करें और ज़रूर बताएं। और प्यारे मित्रगणों, डाउट जरूर पूछा करो। आप डाउट नहीं पूछते हो, या तो आपको सब क्लियर हो जाता है तब नहीं पूछते हो, या फिर आप डाउट पूछने में शर्म महसूस करते हो। तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, मेरा फर्ज है आपका डाउट क्लियर करना। आप आधी रात को भी पूछोगे तो भी मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं। मेरे प्यारे मित्रगणों, आज रामनवमी है, आज नवरात्रों का अंतिम दिन है और देवी माता के नवरात्रों की पूजा जो चली हुई थी वो आज उद्यापन कर दिया जाएगा उसका। आज रामनवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। कल विजयदशमी है, दशहरा है, उसके मैं एडवांस में बधाई देता हूं आपको। तो आप सभी सहर्ष त्योहार को सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल को मनाना अच्छे से, बढ़िया तरीके से।
आनंदमय तरीके से और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना। त्योहार में पढ़ाई मत भूलना। त्योहार शाम को मनाया जाएगा और पढ़ाई दिन में कर लेना। कम से कम 2 से 3 घंटे तो पढ़ ही लिया करो दिन में भाई, ठीक है। इसीलिए और अपने पढ़ने के नजरिए को बदलना, अंत तक बने रहना। नजरें बदलेंगी तो नजारे बदल जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। नजरें बदलेंगी तो नजारे बदल जाएंगे। खुद ब खुद होगे सवार किश्ती में तो दूर समुद्र के किनारे बदल जाएंगे। ये भी याद रखो भाई। अपनी नजरें बदलो देखने की, खुद ही चीजें बदल जाएंगी। और खुद अपने आप कश्ती में पैर रखो, किसी को उठा करके रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, अपने आप रखो। और जब अपने आप रखोगे तो किनारे बदलने में समय नहीं लगेगा। एक दूर किनारा लग रहा है, दूसरे के कंधे पर हाथ रख के चल रहे हो तब, लेकिन खुद बैठोगे खुद चलोगे तो आपको किनारा नजदीक लगेगा, यानी कि आपकी मंजिल नजदीक लगेगी। दूसरे के सारे मंजिल दूर ही लगती है। इसीलिए मैंने आते ही कहा था, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इसीलिए आपको भी अलग ढंग से काम करना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।